जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं आयुष मनादुली और आज हम पढ़ेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर या कि आप कह सकते हैं पीआईक्यू एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एज फार एज योर एसएसबी इज कंसर्न। और नॉट ओनली एसएसबी, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम और योर करियर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इसमें आपकी ऑल द डिटेल्स, जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं वो पूछी जाती हैं। और इस डिटेल्स में लेट इट बी योर एकेडमिक्स, लेट इट बी योर फैमिली डिटेल्स, योर फ्रेंड्स डिटेल्स, योर इंटरेस्ट, हॉबीज, योर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड, एवरीथिंग इज आस्क्ड इन ग्रेट डिटेल। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर या फिर पीआईक्यू हम इसे कह सकते हैं, प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो पीआईक्यू है ये आपको बहुत सावधानी से भरना है, बहुत डिटेल से भरना है। और इसकी अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। तो यहाँ पे ये जो दो आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये एक ही फॉर्म है, बोथ साइडेड फॉर्म है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पीआईक्यू। इसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, जो भी आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं और आपको इस फॉर्म को भरना होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे OIR का जो स्कोर होगा वो भी यहाँ पे रहता है। बाकी आपका सिलेक्शन बोर्ड, आपका नाम, आपके फैमिली डिटेल्स, आपका एड्रेस, मैक्सिमम रेजिडेंस जो भी है आपका, और बहुत सारी डिटेल्स जैसे कि आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, वेदर यू आर SC ST OBC, जनरल कैटेगरी के हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, आपकी फैमिली का बहुत डिटेल में सारा डिटेल्स पूछा जाता है। आपकी एकेडमिक्स में जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इस वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपकी एज एंड व्हाट आर यू वर्किंग, पर्सनल मंथली इनकम कितनी है आपकी, आपने NCC में पार्टिसिपेट करा है कभी या नहीं, खेल कूद, हॉबीज़, इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज आस्क्ड इन ग्रेट डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ एंड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक और कॉलम है जिसमें पूछा रहता है व्हाट इज़ योर हिस्ट्री ऑफ SSB, यानी कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट्स दिए हैं और व्हाट वर द रिजल्ट्स इन दोज अटेम्प्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो आस्क्ड। और यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसमें आपको पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको बहुत ही सावधानी से भरिए। हो सके तो नेट से डाउनलोड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। और जो भी आंसर्स आपको नहीं पता है, सपोज़ कई लोगों को पता नहीं होता कि उनकी फैमिली में कितनी इनकम है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है और क्या उनकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, तो वो सब अपने पेरेंट्स से पहले से पूछ के रखिए। और नेट में सर्च मारिए पॉपुलेशन डिटेल्स जो भी आपके एरिया की जहाँ आप रह चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरेंगे देन ओनली योर क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू इन द प्रोसीजर ऑफ SSB इज़ बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्म्स। ये जो फॉर्म्स हैं आपके 2 कॉपीज़ भराई जाएंगे और इन्हीं 2 कॉपीज़ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू इन द इंटरव्यूज बेस्ड ऑन योर पीआईक्यू फॉर्म। और उसी तरह आपको मैच करा जाएगा कि इफ़ यू आर गिविंग द सेम रिस्पॉन्सेज इन योर साइकोलॉजी टेस्ट एंड ऑल्सो इन द सेम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑब्जर्व इन GTO ऑल्सो। तो आपको समझना है कि पीआईक्यू इज़ द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। तो पीआईक्यू को फॉर्म को भरने के लिए आप ढंग से मेहनत कीजिए और इसकी काफ़ी सारी बार आप ट्रायल दीजिए। बहुत सारे आपको कुछ कॉपीज़ नेट से निकाल के अपनी कॉपी रखिए और उनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे करके पीआईक्यू फॉर्म भरना है। और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड होता है, ऑल्दो इट इज़ ए good amount of time is given because the form is majorly filled by those people who get stage 1 recommended, so that the stage 2 testing can be done on them. तो आपको समझना है कि पीआईक्यू फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉट ओनली फॉर SSB, आपके लाइफ टाइम में कभी भी आपके खिलाफ और आपके लिए, फॉर एंड अगेंस्ट यू, दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड। तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है बड़ी सावधानी से भरनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो विद दिस लेट अस डिवाइड दिस फॉर्म इनटू सेवरल पार्ट्स और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे करके भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहला पार्ट है पीआईक्यू फॉर्म का। तो स्टार्ट करते हैं टॉप से। यहाँ पे देखिए आपके को दिखेगा OIR इज आस्क्ड। तो यहाँ पे OIR आपका पहले से भरा रहेगा, ये आपको नहीं भरना है। आपका जब चेक होता है तो उसके बाद जो भी आपकी रेटिंग आएगी, इट कैन बी फ्रॉम 1 to 5, बेसिकली 1 to 5 तक रेटिंग होती है। तो आपकी जो भी रेटिंग होगी OIR में मिलता है। तो OIR के हिसाब से जो भी क्वेश्चनिंग होगी आपकी OIR के हिसाब से होगी। सपोज योर OIR रैंक इज अराउंड 3,
तो दैट मीन्स यू आर एन एवरेज कैंडिडेट, तो दे विल एक्सपेक्ट दैट एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर। तो आपसे कोई हाईली टेक्निकल या फिर हाईली मतलब बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इट ऑल द SSB इज़ अ प्रोसीजर जो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सेट होता है कि राइट नाउ योर कैपेबिलिटी इज़ दिस, और इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू ऑब्टेन और रीच दैट पोजिशन, if you are able to do that or not। तो this is a very scientific technique which is asked in the PIQ form, और इसी PIQ form के basis पे आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन और आपका असेसमेंट होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे सिलेक्शन बोर्ड एंड नंबर। सपोज इफ़ आई एम गोइंग टू देहरादून फॉर द एयरफोर्स, तो यहाँ पे आएगा सपोज देहरादून का A1 AFSB है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 AFSB देहरादून, और ट्राई कीजिए कि इस फॉर्म में जितना भी आप भरें सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में भरें, क्योंकि इट सीम्स टू बी समवट मच मोर गुड, मतलब अच्छा लगता है यार अगर आप ब्लॉक में लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, तो सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा। बैच नंबर विल बी टोल्ड इन द SSB सेंटर ओनली। सपोज आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर द FCAT एंट्री, तो यू हैव रिटन V FCAT और समथिंग लाइक दैट 3 4 1 समथिंग लाइक दिस। दिस इज चेस्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन टू यू इन द सेवरी सिलेक्शन बोर्ड। तो सपोज यू हैव गॉट द चेस्ट नंबर इज 32। फिर आपको UPSC का रोल नंबर, सपोज यू हैव गिवन योर UPSC एग्जामिनेशन दैट इज CDS, तो UPSC का रोल नंबर होगा। अदर रोल नंबर्स में जैसे FCAT का रोल नंबर, तो कुछ भी हो सकता है। सपोज 1 2 3 4 इज योर रोल नंबर। तो इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब तो आपको बता दिया जाएगा, इसके नीचे से आपका मेन पार्ट शुरू होता है ना। यहाँ पे नेम इन कैपिटल, सपोज योर नेम इज़ अक्षय, सो यू विल बी राइटिंग क्लियरली। यहाँ पे मेरे को थोड़ा डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ, सो इट इज़ समवट नॉट वेरी गुड, बट आपको अपनी राइटिंग अच्छे से बना के लिखनी है। सपोज योर नेम इज़ अक्षय कुमार, यू विल राइट अक्षय कुमार। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फादर का नेम पूछा जा रहा है, तो यू कैन राइट सपोज इट इज़ रवि कुमार। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। ट्राई टू यूटिलाइज योर स्पेस इन ए मच इफेक्टिव मैनर, और बहुत ही अच्छे से लिखिए। जैसे place of maximum residence, suppose this particular candidate Akshay Kumar has been living in Noida for last 13 years, so और तो यहाँ पे उसका maximum residence suppose नोएडा है, तो he'll be writing नोएडा, ठीक है। district is गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पे अगला पूछा गया आपसे स्टेट, तो विल बी राइटिंग इन फुल उत्तर प्रदेश आप लिख सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन आप यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पॉपुलेशन इज़ अराउंड 6.5 लैक्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्या पॉपुलेशन है। सिमिलरली अगर आपका प्रेसिडेंट रेजिडेंस भी नोएडा या फिर कोई डिफरेंट भी है, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। उसी तरह जैसे मैंने ये ऊपर वाला पोर्शन फिल करा है, ऐसे ही आपको बाकी सारे पोर्शंस भी फिल करने हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि प्रेजेंट रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस में डिफरेंस हो सकता है, तो उसको उस हिसाब से भरिए। आपका सबका अपना अपना होगा। और अगर आपका परमानेंट जो रेजिडेंस है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, तो यू कैन राइट येस, अदरवाइज यू कैन राइट नो। तो ये आपको सोच समझ के भरना है, काफ़ी डिटेल में ये फॉर्म भरना होता है, तो आपको सब कुछ दिमाग में रखना है अपने। अब यहाँ पे 5th जो पार्ट है जो हमें फिल करना है, यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। स्टेट, सपोज यू आर फ्रॉम नोएडा, तो यू विल बी राइटिंग नोएडा, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट इज़ गौतम बुद्ध नगर, दैट इज़, ठीक है। रिलीजन सपोज आपका हिंदुज़म है, तो यू कैन राइट हिंदुज़म। वेदर यू आर ST ST OBC नहीं है अगर, तो आप यू कैन राइट जनरल। मदर टंग, दीज ऑल द थिंग्स विल बी टोल्ड बाय द SSR, जो भी वहाँ पे आपके जो भी कंडक्ट करा रहे होंगे, आपका PIQ फॉर्म जो भी फिल करवा रहे होंगे, दे विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। सपोज योर मदर टंग इज़ हिंदी, तो यू विल बी राइटिंग हिंदी। डेट ऑफ बर्थ सपोज 6/12/1996, कैन बी एनीथिंग। और सपोज आप सिंगल हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो यू विल बी राइटिंग सिंगल ओवर हेयर। तो इस तरह से आपका पहला पार्ट है, 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है, तो इस तरह से आपका पहला पार्ट ये फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भरना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे 6th पार्ट में। इफ़ योर पेरेंट्स आर अलाइव, अगर हैं तो येस और नो, और बाकी ये डिपेंडेंट ऑन यू, जैसा भी आपका स्टेटस है करंटली, यू कैन राइट इट लाइक दैट, वो आपको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज योर फादर इज़ BCom, यू कैन राइट BCom ओवर हेयर। and व्यवसाय or occupation, you can suppose he's a banker, so you can write he's a
बैंकर, ठीक है, मासिक आय या फिर इनकम पर मंथ, यू कैन राइट अराउंड वट एवर योर family income is 50,000 per month. Similarly for your, if your mother is MA something like that, she can write she is a teacher. इस तरह से भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली, सपोज किसी के फादर या मदर रिटायर्ड हैं तो दे कैन राइट पेंशन इन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट में पेंशन लिखिए और बताइए कि योर फादर इज़ अर्निंग पेंशन। अब यहाँ पे बड़ा भाई छोटा बहन, सपोज यू आर हैविंग ए एल्डर ब्रदर, यहाँ पे इसको टिक मारिए, इसको कट कीजिए और यहाँ पे एल्डर ब्रदर की डिटेल्स लिखिए। सपोज ही इज़ अ बी टेक, तो राइट डाउन ही इज़ अ बी टेक, यू कैन राइट डाउन ही इज़ एन इंजीनियर और ही इज़ अर्निंग 70,000 रुपीज़ अ मंथ। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल डिटेल्स, आप सब कुछ ये भर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी छोटी बहन या फिर छोटा भाई है, यू कैन राइट, यू कैन कट दैट पार्ट विच इज़ नॉट देयर, और जो है वो आपको टिक मार के लिख देना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 7th पार्ट में, यहाँ पे है विच इज़ शैक्षिक रिकॉर्ड या फिर योर एजुकेशनल रिकॉर्ड। तो एजुकेशनल रिकॉर्ड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, आपको ढंग से भरना है। फुल नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, पूरा नाम आपको लिखना है। सपोज आई हैव डन समथिंग फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल देहरादून, सो आई कैन राइट सेंट थॉमस स्कूल Dehradun. So completely I have to write. Then if somebody is from the ICSE board, he'll write ICSE board. Then if he's passed out in 2012, he can write it there. Percentage marks, first let us, he is having first division with 85% marks, so he can write like this. Medium of instructions, English or Hindi, whatever the case may be, or any other language for that matter, ठीक है। Day scholar or boarder, if you are a day scholar, write day scholar. Other, if you have been into the boarding school, you can write boarding also. Outstanding achievement, if any. Every other thing you can fill. I'll be telling you what you need to fill over here. Suppose a person is there, उसने क्या करा है, उसके एजुकेशनल रिकॉर्ड में ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है, बट ही हैज़ स्कोर्ड 75 एंड मोर डिस्टिंक्शन इन 5 subjects, so he can write it here, distinction in 5 subjects. Believe me friends, that plays a very crucial role. That means you are having your a trust in yourself. आप जानते हैं कि हाँ you have performed well और आपको अपने ऊपर भरोसा है. Similarly the case is there for your 10+2 level. ठीक है, 10+2 लेवल में भी आपको सेम डिटेल्स अपनी अपने हिसाब से भर रही हैं। फिर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन है, सपोज ही इज़ अ बीटेक, यहाँ पे राइट डाउन बीटेक, दे विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग हाउ टू फिल इट, यू कैन राइट इट बीटेक ओवर हेयर, और फिर यू कैन फिल योर डिटेल्स लाइक दिस। इस तरह से आपको सारी डिटेल्स भरनी है। अगर आपके पास कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है या फिर कुछ नहीं है, सपोज यू आर अ हेड बॉय ऑफ ए स्कूल, यू कैन राइट हेड बॉय। इफ़ यू हैव बीन अ कोऑर्डिनेटर, यू कैन राइट इट देयर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर you are trying to project to the assessor, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ अगले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी गई हैं। एज, लेट्स योर एज बी 22 ईयर्स, ठीक है, 22 ईयर्स 2 months, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आपके ऊपर जितना भी है। मीटर, यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिए, यहाँ पे मीटर में आपकी हाइट पूछी गई है, सो राइट डाउन 1.80 मीटर, 75 kgs, यू हैव टू फिल लाइक दिस, ठीक है। ये सब अपने दिमाग पे रखिए। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, सपोज यू आर एन इंजीनियर, यू कैन राइट आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। और प्रेजेंट मंथली इनकम, लेट अस से योर इनकम इज 80,000 रुपीज़, सो यू कैन राइट एवरीथिंग लाइक दैट। जितनी भी आपकी है आप लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव अंडरगॉन द NCC ट्रेनिंग, ठीक है, तो यू विल हैव टू फिल दिस कॉलम ऑल्सो, 10th कॉलम, यू विल हैव टू फिल what a total training. Suppose you have undergone training for 2 years, then your wing was Air Force. तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स भरनी है, जो भी आपको डिवीजन मिला और कौन सा सर्टिफिकेट है, A, B, C, कौन सा सर्टिफिकेट है, तो यू हैव टू फिल ऑल दीज डिटेल्स। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ट्राई टू इंक्लूड एज मैनी स्पोर्ट्स एव यू हैव प्लेड इन योर कॉलेज और स्कूल और एनीवेयर, कभी क्लब में खेला हो, कुछ भी खेला हो, कुछ भी हो सकता है। सपोज यू आर अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, यू कैन राइट फुटबॉल प्लेयर। देन राइट डाउन पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन, मोस्ट ऑफ यू माइट बी प्लेइंग ड्यूरिंग योर कॉलेज और स्कूल ईयर्स,
ट्राई टू इंक्लूड दिस इन योर हॉबी. मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अपने डेली रूटीन में गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी डालने चाहिए, क्योंकि इट्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एज फार एज योर एसएसबी इज कंसर्न. ठीक है. पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन. सपोज यू हैव बीन प्लेइंग फॉर past 2 years in your after your college also you have been playing, so you can write 2 years. Then if you have represented your university or college or anything like that, you can write university level and outstanding performance, maybe you got a first prize or something like that. Similarly, you can write any game like table tennis, badminton, anything you can write. Or you might have played volleyball, तो वो सब भी आप डाल सकते हैं, जितने गेम्स आपने खेले हैं. और मेक इट श्योर दैट यू हैव प्लेड. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं. इफ़ यू हैव प्लेड देन ओनली यू शुड राइट दीज थिंग्स. अगले पार्ट में आते हैं. ये मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर PIQ, hobbies and interests. Whatever you will be writing, most of the question will be based on this. It can be anything like blogging, or you are a gymnast, or you read books, नॉवेल्स, और या फिर आप कुछ भी करते हैं. कॉइन कलेक्शन, बहुत लोगों की हॉबीज़ होती है कॉइन कलेक्शन. ठीक है. अवॉइड द टाइप्स ऑफ हॉबीज़ लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक और प्लेइंग वीडियो गेम्स. अच्छा, एवरीबडी डज दैट. आपको करने की लिखने की ज़रूरत नहीं. कुछ कंस्ट्रक्टिव हॉबी इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे करके आपको ये सारे भरने होते हैं, कैसे करके आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज फार एज योर PIQ इज कंसर्न. नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप. आपने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करा हो. सपोज यू हैव टेकन पार्ट इन स्किट कॉम्पिटिशन, तो यू कैन राइट इट देयर. स्किट कॉम्पिटिशन हो गया, या फिर यू हैव टेकन पार्ट इन द रैम्प वॉक और एनीथिंग लाइक दैट, या फिर किसी स्पॉन्सरशिप में आप गए हों. ठीक है. तो इन सब की डिटेल्स आपको डालनी है कि कितना टाइम तक आपने पार्टिसिपेट करा और कुछ उसमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, तो यू कैन राइट ओवर देयर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज यू वर द मॉनिटर इन क्लास. ठीक है. तो यू कैन राइट दैट यू वर द मॉनिटर इन क्लास. या फिर आप ग्रुप कैप्टन थे अपने स्कूल टाइम पे या फिर कॉलेज टाइम पे, तो यू कैन राइट ऑल्सो. या फिर आप कभी किसी चीज़ में आप कोऑर्डिनेटर बने, तो you can write that thing also. Coordinator, I was a coordinator in my this and that. Nature of commission. अब मैंने आपको बताया there are 2 types of commission, permanent commission and SSC. So whatever you have applied for, you have to write it here. Choice of service. If you are going for the army, you have to write army. If you are going for the air force, you will be writing Indian Air Force. If you are going for the navy, you will be writing navy. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है 13 में. आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड. सपोज you have been to never you have been to SSB any time, so you will write 0. I have never been to. But if you have been to SSB, suppose you have gone for SSB around 4 times, तो you will be writing 4. तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखेंगे. सपोज यहाँ पे आपने 4 लिखा है, तो you will be writing details. First one was I went for FCAT, I also went for NDA, I went for CDS, और जो भी टाइप की एंट्री थी आपकी वो सारी डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे. और ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. कभी कभी ऐसा होता है दिमाग से स्किप हो जाती हैं, तो लीव दैट प्लेस. बट अगर आपको श्योर है तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं. डेट वेट इफ़ यू आर रिमेंबरिंग, तो यू कैन राइट डाउन. चेस्ट नंबर वगैरह भी आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं. सो जेंटलमैन, दिस वॉज द फॉर्म. ये आपका फॉर्म था PIQ फॉर्म. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म एज फार एज योर SSB इज कंसर्न, एंड नॉट ओनली इन SSB, योर करियर इन द आर्म्ड फोर्सेज डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्म. तो इस फॉर्म को बहुत ही संभल के भरिएगा. और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सम ऑफ द प्रिंट आउट्स ऑफ दीज फॉर्म्स, और ट्राई टू, मतलब आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ दिस इज़ द थिंग विच आई एम लैगिंग, और आपको पता चलता रहेगा एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, और आपके दिमाग में रहेंगी कि दीज ऑल थिंग्स आई हैव फिल्ड इन माई PIQ फॉर्म. सो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो द योर PIQ फॉर्म शुड बी ट्रेस्ड इन योर माइंड. आपके दिमाग में वो रहना चाहिए कि अगर वो पूछते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज़, सो इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी टू योर PIQ फॉर्म्स. सो विद दिस, दीज आर सम ऑफ द टिप्स विच आई वुड लाइक टू गिव यू. और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे PIQ फॉर्म बढ़ता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे एडवांस टिप्स दूंगा कि क्या क्या भरा जा सकता है और कि विच विल हैव ए बेटर इम्पैक्ट, और मैं बताऊंगा कौन कौन सी क्वालिटीज़ उससे रिफ्लेक्ट होती हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.